वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 दिसंबर को, और साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम टॉपिक नंबर 8 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम होगा साउंड, ध्वनि। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि साउंड चैप्टर जो है, ध्वनि चैप्टर जो है, उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बने हैं और जो आगे बन सकते हैं एनसीईआरटी में दिए हैं, वो सारे के सारे हम इस क्लास में कवर करेंगे और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के नोट्स चाहिए, सारे पीवाईक्यू, ये वाली टॉपिक सीरीज जब कंप्लीट होगी पूरी, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। साथ में इससे पहले जो कराई है टॉपिक सीरीज, उनकी भी सारे पीवाईक्यू हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट समरी की पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप पर 7906761759 पर मैसेज करना है और 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। और सारे नोट्स, सारी जो पीडीएफ हैं सारी इंपॉर्टेंट, वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना चैप्टर साउंड। और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब तक बना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन बन जाए। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो जो ह्यूमन ईयर है उसका क्या रोल है, वो हम इस वीडियो में इस एक क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। किस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो कौन सा ह्यूमन ईयर का पार्ट है जो कन्वर्ट करता है वाइब्रेशन को, किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है फिर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन तक जो है आपके जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकैलिया। ये जो कोकैलिया होता है, ये क्या होता है, होलो स्पाइरल शेप्ड एक बोन होती है, एक हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे ईयर में, इनर ईयर में। देखिए जो हमारा कान होता है, ईयर होता है, वो 3 हिस्सों में होता है। एक तो आउटर होता है, एक मिडिल होता है और एक इनर होता है। तो जो हमारा इनर ईयर होता है उसी में एक हड्डी पाई जाती है, कोकैलिया। तो ये क्या करती है, ये आके जो भी वाइब्रेशन होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सेंस ऑफ हियरिंग में, जो सुनने की जो हमारी सेंस है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो मदद करती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, कोकैलिया, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा देखिए, अब मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा आउटर ईयर होता है, वहाँ पर कंपन होता है, ध्वनि जो है वो गमन करती है और हमारे कानों तक पहुँचती है। आउटर ईयर में जो होता है वो ड्रम होता है, वहाँ पर जो है वाइब्रेशन होता है। फिर क्या होता है, हमारा मध्य कान होता है, ठीक है। तो मध्य कान में जो है हमारी 3 हड्डियाँ होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ाया जाता है। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड, जो वाइब्रेशन आ रही है वो एम्पलीफाइड होती है, बढ़ा दी जाती है बहुत ज़्यादा टाइम। किसके द्वारा, हमारी जो 3 हड्डियाँ होती हैं, जो 3 बोन्स होती हैं, और कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मिडिल ईयर में जो 3 बोन्स होती हैं। पहली कौन सी होती है, हैमर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैलियस हिंदी में। फिर होती है एनविल, जिन्हें हम इनकस बोलते हैं। और एक होती है हमारी स्टीरप। तो ये 3 बोन्स होती हैं जो हमारी मिडिल ईयर में होती हैं। ये क्या करती हैं, जो वाइब्रेशन है आउटर ईयर से, जो ड्रम से टकराकर जो आया है, उस वाइब्रेशन को क्या करती है, एम्पलीफाइड कर देती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुना में क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। जो ये 3 हड्डियां हमारे क्या होती हैं, मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मिडिल ईयर होता है वो ट्रांसमिट करता है ये जो हमारी एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन है, रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। उसके बाद मध्य कान जो ध्वनि तरंग से प्राप्त जो ये परिवर्तित जो बढ़ी हुई जो है दबाव है, उसकी जो भिन्नता है, उसको क्या करता है, आंतरिक कान तक जो है वो वहाँ तक पहुँचाता है। और उसके बाद जो हमारा इनर ईयर होता है, ये जो प्रेशर का वेरिएशन आया है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसकी मदद से, कोकैलिया की मदद से, जो अभी आंसर था। तो ये हमारी इनर ईयर, जो हमारा आंतरिक कान होता है, उसमें ये कोकैलिया जो है हड्डी पाई जाती है। और ये क्या करती है, आपके जो वाइब्रेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ जाते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं। वाई, किसके माध्यम से, ऑडिटरी जो नर्व होती है उसके माध्यम से ये हमारे ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन जो है इसको इंटरप्ट कर देता है किसकी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में। ये विद्युत संकेत क्या होता है, श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाते हैं और मस्तिष्क क्या करता है, उन्हें ध्वनि के रूप में व्याख्यान जो है वो करता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। आउटर ईयर होता है, उसके बाद मिडिल ईयर में वाइब्रेशन जाता है, वो एम्पलीफाइड होता है हमारी 3 बोन के माध्यम से। उसके बाद वो क्या होता है, हमारे इनर ईयर में आता है, वहाँ पे जो कोकैलिया जो आपकी हड्डी होती है वो क्या करती है, उसको इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और यही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन जो है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, वो हमें जो साउंड की फॉर्म में है वो हमें वहाँ पर सुनाई जो है वो दे जाता है। तो इस तरह से पूरा आपको ध्यान रखना होगा, और मुझे लगता है अच्छे से क्लियर भी आपको ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेट करते हुए 2013, 12 कितने भी आप उठा लीजिए, 21, 22, 23 के क्वेश्चन वहाँ पर भर भर कर इससे क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं। If the frequency of vibration of a body is decreased and its amplitude is increased, then यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो तब क्या होगा। देखिए ध्यान में अपने अंदर पूरी तरह से इस बात को फिट कर लीजिएगा कि जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, पिच के साथ। किसके साथ, पिच के साथ। जैसे जैसे पिच को हिंदी में बोलते हैं क्या, तारत्व। तारत्व के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है आवृत्ति का, फ्रिक्वेंसी का। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे जो है पिच भी क्या होती है, वो हाई हो जाती है। अब पिच, आप सोचेंगे पिच क्या है, आवाज़ का बारीकपन। जैसे कोयल है, कोयल की आवाज़ पतली होती है तो इसका मतलब उसकी पिच हाई है, और वो पिच किसकी वजह से हाई है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है आवाज़ की वो ज़्यादा हाई होती है। तो फ्रिक्वेंसी हाई है तो पिच हाई है, और पिच क्या है, आवाज़ का बारीकपन। तो आपको समझ में आया होगा, फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिच से, तारत्व से। सेम ऐसे ही एम्पलीट्यूड जो होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है लाउडनेस से। यहाँ पर ये रिलेशन भी मैंने आपको दे रखी है, 2023 में सेम एज इट इज क्वेश्चन बना था कि बताइए चार ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे, तो हमें रिलेशन बताना था लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम बोलते हैं, ठीक है। तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन होता है कि जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ती है वैसे वैसे उसके दुगने में, अगर देखिए लाउडनेस को अगर मैं दुगना कर दूं तो जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस का स्क्वायर होता है, मतलब वो 4 गुना हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो वो 4 गुना हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, लाउडनेस से। और लाउडनेस क्या होता है, आवाज़ का भारीपन। जैसे जो शेर होता है वो क्या करता है, रोर करता है, वो दहाड़ता है, तो वहाँ पर उसकी लाउडनेस की बात हो रही है। जहाँ पर जैसे जो मैन होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो लाउडर होती है, जबकि जो गर्ल्स होती है उनकी आवाज़ कैसी होती है, श्रिलर होती है, पतली होती है, पतली बारीक होती है, मतलब उनकी पिच हाई होती है, जबकि लड़कों की पिच जो होती है वो कम होती है। तो लाउडनेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है एम्पलीट्यूड से, और फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिच से, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो सीधी सी बात है जो पिच है वो भी घट जाएगी, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो लाउडनेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। तारत्व घटेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन है तारत्व से, पिच से। फ्रिक्वेंसी घटी तो पिच भी घट गई, और अगर एम्पलीट्यूड आयाम जो है वो अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो मेरी लाउडनेस है वो भी बढ़ जाएगी। और आपको मैंने ये फॉर्मूला भी बता दिया क्या रिलेशन होता है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, व्हेन यू इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिंगटोन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने लाउडनेस को बढ़ाया है, और लाउडनेस का रिलेशन होता है किससे, एम्पलीट्यूड से, ना कि फ्रिक्वेंसी से। तो याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेम ही रहेगी। तो फ्रिक्वेंसी का कनेक्शन पिच से होता है, उसका कोई संबंध यहाँ पर लाउडनेस से नहीं होता। अगर लाउडनेस बढ़ रही है या घट रही है तो पिच या फ्रिक्वेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बना था कि जब हम लाउडनेस को बढ़ा देते हैं रिंगटोन ऑफ मोबाइल फ़ोन की, तो बताइए फ्रिक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है। फ्रिक्वेंसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो पूरी तरह से आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक नहीं बना है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट डू डॉल्फिन, बैट, पोर्कुपाइस ये क्या यूज़ करते हैं। पोर्कुपाइस जो होता है, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्कुपाइस जो है ये किस आवाज़ को ये सुन लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। देखिए 3 तरह की ध्वनियाँ होती हैं। एक होती है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड वो होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी वो इंफ्रासोनिक साउंड होती हैं, वो हमें सुनाई नहीं देती। उसके बाद एक और साउंड आती है जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है वो होती है आपकी ऑडिएबल साउंड, जो हम सुन पाते हैं।
अगर आपसे ऑडिएबल साउंड जो हम सुन सकते हैं उसकी रेंज अगर आपसे पूछेगा तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या आपका इसको भी याद रख कर सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हम ह्यूमन सुन पाते हैं और वही ऑडिएबल होती है। उसके अलावा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी अल्ट्रासाउंड कहलाती है। और ये साउंड हम ह्यूमन जो है वो नहीं सुन सकते, लेकिन इसका उपयोग बहुत जगह करा जाता है। अब देखिए आपको नोट के अंदर ये मैंने लिखवा रखा है, अब मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करी। अब देखिए क्वेश्चन तो करा, साथ में इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन बने हैं वो भी सब मैंने ऐड ही कर दिए इस वीडियो में, ताकि सारी चीज़ें आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगर क्वेश्चन बने डॉल्फिन, बैट और पोर्क्यूपाइस कौन सी साउंड सुन सकते हैं, तो आप आंसर टिक कर देना वहाँ पर अल्ट्रासाउंड। अभी जो ऑडिएबल रेंज होती है जो हम मनुष्य सुन सकते हैं वो कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। देखिए बात एक ही है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज को हम 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये ऑडिएबल रेंज होती है जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं। अब देखिए उसके अलावा आपसे एक ऐसे एनिमल्स भी पूछ लेगा जो इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो राइनासोर्स, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, जो राइनासोर्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज से भी कम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनमें जो राइनासोर्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर लेते हैं और हम तो वो सुन ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा वेल्स और एलिफेंट, क्वेश्चन बन सकता है कि वेल्स और एलिफेंट कौन सी साउंड सुन लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रा साउंड जो होती है वो वहाँ पर ये सुन पाते हैं, जिसकी रेंज क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं इन साउंडों को सुन लेते हैं। इसी तरह से क्या होता है, जो कुछ एनिमल आपने देखा होगा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बिफोर अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है वो भी क्या, जो अर्थक्वेक है वो प्रोड्यूस करता है क्या, लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक। मेन शॉक आने से पहले अर्थक्वेक में भी लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड जो है वो होती हैं, जिसको क्या होता है एक तरह से वो अलार्म की तरह काम करती हैं कुछ एनिमल्स के लिए, जैसे वेल्स, एलिफेंट वगैरह हैं, राइनासोर्स हैं, ये इनको सुन लेंगे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल में डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है। किसकी वजह से क्रिएट होती है, इंफ्रासोनिक जो अर्थक्वेक में लो पिच के रूप में शुरू में ही निकलती हैं। तो याद रखेंगे राइनासोर्स, एलिफेंट ये सब क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं और ये वाले क्या होते हैं, अल्ट्रासाउंड को सुन लेते हैं। उसके अलावा इंफ्रासोनिक की तो सारी बात होगी। अब अल्ट्रासाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं बहुत जगह। इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से इनकी जो फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा होती हैं वो आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड जो है वो वहाँ पर कहलाती हैं। यहाँ पर लिखा भी है किससे द्वारा प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय, इनको कौन सुन सकता है, डॉल्फिन, बैट, पोर्क्यूपाइस ये सब जो हैं इसको सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेट इन हार्ड टू रीच प्लेस। देखिए कुछ प्लेस पर जहां हम क्लीनिंग नहीं कर सकते वहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम से जो है क्लीनिंग की तरह वहां पर काम वो करते हैं, जैसे स्पायरल ट्यूब वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, इवन इन मेडिकल इक्विपमेंट, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, वो हम नॉर्मली क्लीन नहीं कर सकते। तो अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो क्लीन होते हैं वो करे जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है या अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि साउंड कहीं ना कहीं क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि आपकी तरंगी तो है, वेव ही तो है। क्योंकि आपको पता है साउंड क्या होता है, साउंड जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, उनमें पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से डिस्टर्बेंस होती है, और डिस्टर्बेंस की वजह से वेव ट्रैवल करती है और एक ध्वनि जो है वहाँ पर जो है वो क्रिएट होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, क्लीनिंग में भी मदद करती हैं जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेव्स कहाँ पर यूज़ करी जाती हैं, सोनार में। ये बेसिकली समुद्र में यूज़ होता है, किसको मेज़र करने के लिए, एस्टिमेटिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन। तो डेप्थ ऑफ ओशियन को मेज़र करने में हम सोनार का प्रयोग करते हैं, और सोनार में भी क्या यूज़ होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जो हैं वो यूज़ होती हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा सोनार किस लिए यूज़ होता है, तो वो एस्टिमेट करता है डेप्थ ऑफ द ओशन को, और साथ में जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो उसमें वहाँ पर यूज़ होती हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के तापमान पर, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आ जाएगा, अभी तक बना नहीं है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए मैंने बताया साउंड को चाहिए क्या, मीडियम, माध्यम चाहिए, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, कोई भी हो, मीडियम वहाँ पर साउंड को चाहिए। जैसे वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो साउंड वहाँ पर गमन नहीं करती है, ठीक है। तो साउंड को मीडियम चाहिए। और साउंड जो होती है, साउंड कैसी वेव होती है, याद रखेंगे ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। कैसी वेव होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल जो है आपकी वेव होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसमें कंपन और जो दिशा है वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो साउंड आपकी होती है, ये बात आप याद रखेंगे। साउंड में मीडियम माध्यम इसको चाहिए, उसमें क्या होंगे, पार्टिकल होंगे, कण होंगे। और कण में क्या होता है, पार्टिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल तेजी से कंपन करेंगे, तेजी से वाइब्रेशन करेंगे, तो डिस्टर्बेंस इनमें तेजी से होगी, जिससे क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो तेजी से निकलेगी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी बढ़ जाती है। तो उसका डायरेक्ट वहाँ पर उससे रिलेशन होता है टेम्परेचर का साउंड से। स्पीड साउंड ट्रेवल फास्टर एज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज। ताप बढ़ाने पर ध्वनि जो है वो तेज गमन करती है, सिंपल सी बात है, समझा भी दी, आप याद रखेंगे, ऑप्शन ये सही है। देखिए अगर आपको सीटेट साइंस पेपर 2 के नोट्स चाहिए, देखिए बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है व्हाट्सएप नंबर को लेकर। देखिए व्हाट्सएप नंबर अपडेट हो गया है, अब जो मैसेज करना है वो आपको 7906761759 पर करना है, क्योंकि इससे पहले जो नंबर था वो 94 से था, वो अब नहीं है। तो इसी नंबर पर आपको मैसेज करना होगा नोट्स के लिए। कोई इशू आपको नहीं आएगा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारे बाइलिंगुअल नोट्स, ऑफलाइन शिफ्ट हो चाहे ऑनलाइन शिफ्ट में, जो 2021, 22, 23 में हुए, 2011 से 19 के सारे क्वेश्चन, 2023-24 के ऑफलाइन क्वेश्चन, पैडागोजी के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और शॉर्ट समरी एनसीईआरटी की, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या इस मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो नोट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें आपको जो है पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगी व्हाट्सएप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, फिर से ये आपका पिच वाला, लाउडनेस वाले से क्वेश्चन बना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। असर्शन और रीजनिंग को लेकर आपके क्वेश्चन आते हैं। ड्रम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लो पिच साउंड, वाइल जो पियानो होता है वो प्रोड्यूस करता है हाई पिच साउंड। बिल्कुल, देखिए ड्रम जो होता है, ड्रम की आवाज़ भारी होती है तो उसमें लाउडनेस ज़्यादा होती है, तो उसकी जो पिच होता है, जो उसका तारत्व होता है वो लो होता है। जबकि जो पियानो है वो आपने देखा होगा, उसका जो तारत्व होता है वो उच्च होता है, हाई पिच होती है, तभी उसमें बारीक आवाज़ आती है, बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ आती है। तो असर्शन तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, आपका सही है। उसके बाद रीज़न क्या दिया है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। देखिए ये बात भी यहाँ पर सही दे रखी है, एक कंपन करती हुई वस्तु में कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता जो है वो निर्धारित करता है। जितना ज़्यादा आयाम होगा, जितना ऊपर जाएगी, है ना, ये ऊपर जितना जाएगी वेव, इस तरह से यहाँ पर आयाम ज़्यादा होगा, यही जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचती है, इसे ही हम आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो कंपन करती हुई वस्तु में जो कंपन का आयाम है वो क्या करता है, ध्वनि की प्रबलता जो है निर्धारित करता है। सिंपल मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, लाउडनेस से। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन इस ड्रम वाली बात का इस रीज़न से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिच की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं रीज़न में फ्रीक्वेंसी का जिक्र होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं पिच रिलेट करती है। तो यहाँ पर दोनों असर्शन और रीज़न दोनों सत्य तो हैं, लेकिन जो ये रीज़न है वो इस असर्शन की सही व्याख्यान नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से यहीं से क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट 2024 में बन गया। अब देखिए यहाँ पर तो स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शन आपको चयन करने के लिए वही असर्शन और रीज़न वाला, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हायर पिच। आपने देखा होगा जो तबला होता है उसमें जो उसकी झिल्ली होती है उसको टाइट करा जाता है, जैसे ढोलक भी आपने देखी होगी, उसकी जो झिल्ली होती है उसको टाइट करते हैं। टाइट करने से क्या हो जाता है, जो शुरू में आप देखेंगे तबले को बजाएंगे तो आवाज़ जो है वो भकराती है, बहुत ज़्यादा लाउड होती है, भकराती है आवाज़, है ना, जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा लाउडर होती है आवाज़। लेकिन जैसे ही हम उसके तबला को टाइट करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को, जो उसकी झिल्ली होती है उसको हम कसते हैं, जो लेदर की होती है उसको हम जैसे कसते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, पिच वहाँ पर बढ़ जाती है और आवाज़ जो है फिर वो तेज़ नहीं होती, वो लाउडर नहीं होती, फिर वो सॉफ्ट हो जाती है। तो वहाँ पर पिच उसकी हाई हो जाती है जब हम मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, तबला की टाइट करते हैं। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बना था 2024 में। देखिए
क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में बना 2024 में। अब यहाँ पर पूछा ये गया था कि साउंड जो है वो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं उनके वाइब्रेशन से जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इन अ डैश साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग इन वाई स्ट्रेच मेम्ब्रेन। देखिए स्ट्रेच मेम्ब्रेन की बात हो रही है और स्ट्रेच मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, तबला। अब देखिए 2023 में क्वेश्चन कैसे था, टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला। तो इस मेम्ब्रेन से ही आप समझ जाते कि जो अगर हम मेम्ब्रेन को टाइट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पर बात किसकी हो रही है, तबला की बात हो रही है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करके कैसे रिलेट करके आपसे पूछ लेते हैं। देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं मैंने, 21, 22, 23 के सब वो आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो क्लियर हुआ ये बात, असर्शन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है। टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ तबला। झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। बिल्कुल आवृत्ति बदलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, किस लिए, ताकि वहाँ पर जो उसकी पिच है, जो उसकी श्रिलनेस है वो बढ़ जाए, आवाज़ जो है वहाँ पर बारीक हो जाए। असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न यहाँ पर सही व्याख्यान कर रहा है असर्शन की, तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा। क्योंकि जो मेम्ब्रेन, जो तबले की झिल्ली है उसको मैं टाइट कर रही हूँ, वो क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी को बदल रहा है और उस फ्रिक्वेंसी के बदलने से ही क्या हो रही है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, किसकी, हायर पिच की। तो दोनों सही हैं और रीज़न वहाँ पर उसकी सही व्याख्यान कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। तो ये तो 2024 में बना ही था, पिछली क्लास में हमने देखा था, सिर्फ मैंने इस क्वेश्चन को ऐड करा है इसलिए आपको बताने के लिए। देखिए स्ट्रेच मेम्ब्रेन की बात हुई तो वहाँ पर तबला आता, सेम ऐसे ही 2023 में क्वेश्चन बने थे जहाँ पर बात हो रही थी किसकी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की। जब हम तारों को, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गिटार की आवाज़ को जो है क्या कर देता है, वहाँ पर पिच जो है वो उसकी बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, गिटार जो है वो सेट हो जाता है और आवाज़ जो है वहाँ पर फिर वो मधुर हो जाती है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात होती है तो गिटार की बात हो रही है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो वो वहाँ पर तबला की जो है वो बात हो रही है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी करा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही था, 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन सकता है। 4 माध्यम, 4 मीडियम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 माध्यम हैं, वायु है, जल है, लोहा है और निर्वात है। इन द अबव मीडियम द साउंड, द स्प्रेड साउंड इज लीस्ट एंड मैक्सिमम। हमको बताना है कि किसमें ध्वनि की गति न्यूनतम होगी और अधिकतम होगी। देखिए ध्वनि जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में कम होती है, उसके बाद गैस में उससे भी कम होती है। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, कंपन ज़्यादा होता है और साउंड इजीली जो है वो गमन कर जाती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड होती है और लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं लीस्ट किस में होगी, तो लीस्ट साउंड वैक्यूम में नहीं होगी। बहुत से बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन को ध्यान में रख लेंगे कि डी में जो है वो क्या होगी, आपकी लीस्ट साउंड होगी। देखिए डी में तो साउंड होगी नहीं, क्योंकि आप हम पढ़ते हैं कि जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें साउंड होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम माध्यम होता ही नहीं है। तो सबसे कम साउंड जो होगी वो आपकी एयर में होगी, तो जिसमें ए दे रखा है, देखिए यहाँ पर एयर हो गया। और सबसे ज़्यादा साउंड जो होगी वो आपकी सॉलिड में होगी, मतलब आयरन में होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा कि साउंड जो है वो लीस्ट होगी किसमें, वो एयर में होगी और सबसे ज़्यादा किसमें होगी, आयरन में होगी। उसके अलावा एनसीईआरटी में टेबल दी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, जैसे आपसे पूछ ले कि सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद निकल, स्टील, आयरन, इस तरह से। लिक्विड में सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगी, जो वाटर है सी का, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। गैस में सबसे ज़्यादा साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड किस में होगी, वो आपकी हाइड्रोजन में होती है। तो इस तरह से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं बना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नोट इज़ अ साउंड, जो नोट होती है ध्वनि में वो क्या है, तो नोट जो होती है वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज, कई आवृत्तियों का क्या होता है, वो मिश्रण होता है। सिंपल आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इसमें और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, बस इतना ही आपको याद रखना है कि डिफरेंट आवृत्ति, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी होती है जो आपकी नोट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आगे भी बन जाए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड इफ द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, तो टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा। देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ बताया है
कि जो ध्वनि की चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा जा रहा है साउंड वेव से एक यूनिट टाइम में, वही क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है। और डिस्टेंस जितना ट्रेवल करा जाता है साउंड वेव में इन टाइम में, वो ही किसके बराबर होती है, वेवलेंथ ऑफ, उसे ही हम साउंड वेव कहते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर क्या है, वो लैम्डा की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ है। तो स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ ऑफ साउंड है। सिंपल यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टेंस होता है पर यूनिट टाइम में, वो क्या है, वो वेवलेंथ ऑफ साउंड ही है। तो डिस्टेंस यहाँ पर वेवलेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और टाइम तो टाइम की फॉर्म में होगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम लैम्डा से, वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ साउंड v की वैल्यू दे दी, वो कितनी है, 320। ठीक है, हमें वेवलेंथ भी बता दी, हमें तरंग दैर्ध्य जो है वो बता दिया 640 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में होगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। तो 640 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6.4 मीटर। टाइम पीरियड हमसे टी की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और हम इसको कट कर लेंगे किसकी टेबल में, आप चाहें तो किसकी टेबल में कट करेंगे, हम इसे 16 के टेबल में कट करेंगे। 16 2 जा 32, तो ये 200 हो गया, और 16 4 जा 64। उसके बाद 4 की टेबल से कट करेंगे, 4 5 जा 20। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो t को हम अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1/50 नीचे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर टाइम जो हमारा निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1/50। तो यहाँ पर 1/5 × 10 हम इसको कर सकते हैं, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2, और एक ज़ीरो और है तो ये खिसक कर और कितना हो जाएगा, 0.02। तो 0.02 सेकेंड जो है वो मेरा टाइम यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। द साउंड ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू द आयरन रॉड, देन इनटू द एयर एंड बैक इनटू द वाटर। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर सक्सेसिवली बताना है क्या हो रहा है। ध्वनि तरंगे जल से लोहे में जाती हैं। तो आपको पता है जब लिक्विड से सॉलिड में साउंड जाएगी, और आपको पता है सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, है ना। तो लिक्विड से जब वो सॉलिड में गई तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। सॉलिड से अगर वो एयर में आ रही है, आपको पता है गैस में जाने से साउंड घटती है, तो वो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब वो सॉलिड से एयर में जा रही है, वायु में जा रही है, तो वहाँ पर उसका फिर से क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, वो वहाँ पर घट जाएगी। उसके बाद फिर से हम क्या करें, गैस से उसे वाटर में ले जा रहे हैं, तो गैस से तो ज़्यादा ही होती है पानी में आपकी साउंड, तो वहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, साउंड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी था। सिंपल उसी कॉन्सेप्ट पर था कि साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो जैसे जैसे वो साउंड चली गई मीडियम में, वैसे वैसे साउंड बढ़ती गई और घटती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साउंड ट्रेवल इन एयर इफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से अभी तक नहीं बनाया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ध्वनि हवा में यात्रा करती है यदि, देखिए साउंड ट्रेवल करती है एयर में इफ डिस्टर्बेंस मूव, वहाँ पर अगर विक्षोभ चलता है। देखिए पार्टिकल मूव नहीं करते, जैसे सपोज ये एयर है, एयर में पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल अपनी जगह हैं। मैंने कुछ बोला तो वो पार्टिकल जो है उनमें क्या हुआ, कंपन हुआ, उनमें वाइब्रेशन हुआ, और उन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वेव जो है वो ट्रैवल करती है। तो पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल ऑफ द मीडियम नहीं ट्रैवल करता, पार्टिकल मूव नहीं करता, माध्यम के जो कण हैं वो नहीं जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, और वही डिस्टर्बेंस जो है वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस मूव करती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। साउंड ट्रेवल इन एयर इफ डिस्टर्बेंस मूव, विक्षोभ अगर वहाँ पर चलता है, वातावरण में नमी नहीं है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बोथ पार्टिकल और डिस्टर्बेंस दोनों टेक प्लेस करते हैं, नहीं, यहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं करते। पार्टिकल में तो क्या हो रहा है, कणों में तो क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से ध्वनि जो है, वेव जो है वहाँ पर उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस अकर होती है और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये बिल्कुल मैच करता है किससे, हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था उससे। साउंड वाइब्रेशन मेक द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बीइंग, मानवों में ध्वनि कंपन डैश में कंपन पैदा करती है। तो ये किसमें कंपन पैदा करती है, जो हमारे ईयर होते हैं, हमारे कान होते हैं, उनमें जो ईयर ड्रम होता है उनमें कंपन पैदा करती है। और वहाँ से ये जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, वो हमारे कहाँ जाता है, इनर ईयर तक जाता है, हमारे इनर ईयर तक वो वहाँ जाता है। इन कंपनों को हमारे क्या होता है, आंतर जो कण होता है, इनर ईयर जो होता है उसमें भेज देती है। और उसके बाद से ये सिग्नल हमारे कहाँ चले जाते हैं, हमारे मस्तिष्क जो है, हमारे ब्रेन में जो है वहाँ पर चले जाते हैं। और ये ABC ही पूछ रहा था क्या होंगे, तो ये क्रम से आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई थी शुरू में ईयर ड्रम की, और वहाँ से जो हमारे वाइब्रेशन है वो सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, किसके माध्यम से, इनर ईयर के माध्यम से। और वहाँ से ये सिग्नल कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्रेन में जो है वो चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है, अभिकथन और कारण है उनसे हमें मैच करना है। हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर द साउंड, समझा दिया पूरी तरह से। जितना ज़्यादा आयाम होगा उतनी ही ध्वनि जो है वो उच्च होगी। रिलेशन मैंने बता रखा है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के आयाम के स्क्वायर के। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वायर हायर द पिच, कंपन में आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारतम्य भी उतना ऊंचा होगा। दोनों बात यहाँ पर सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो यहाँ पर रीजन है, जो कारण दिया है, वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। बाकी दोनों अभिकथन और कारण क्या है, वो दोनों के दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब मुझे लगता है ये एम्पलीट्यूड और लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी और पिच का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा है साउंड और लाइट के बारे में। ध्वनि और प्रकाश के संदर्भ में क्या सत्य है ये हमको बताना है। वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, बिल्कुल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो होती है उसको एक माध्यम चाहिए ही चाहिए, और उस माध्यम में पार्टिकल होंगे, और पार्टिकल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और उसी से क्या होगा, ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो उनको एक वाइब्रेशन चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि देखिए जो लाइट होती है, आपने देखा होगा अर्थ से सन से अर्थ तक लाइट आ जाती है, जबकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए होता है, जबकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। साउंड जो होती है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि जो लाइट जो होती है वो आपकी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और जबकि साउंड जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस भी आप याद रखेंगे। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल ये बात भी यहाँ पर सही है। जो ध्वनि है वो धीरे चलती है एज कम्पेयर टू लाइट के। जैसे आपने देखा होगा कभी जब बिजली कड़कती है तो पहले बिजली चमकती है, उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत देर में आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर जाती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। इसी वजह से पहले बिजली आपको दिखी, उसके बाद उसमें से क्या हुआ, आवाज़ आई। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। साउंड जो है वो प्रकाश से जो ध्वनि है वो धीमी चलती है, ये बात भी सही है। तो दो ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। इट मीन्स A और B ही दोनों यहाँ पर सही हैं। और तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि लाइट और साउंड दोनों को माध्यम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए, संचरण के लिए दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। लाइट को कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, उसको वो मतलब माध्यम है तो भी ओके है, और मीडियम नहीं है तब भी जो है लाइट क्या है वहाँ पर ट्रैवल कर जाती है। तो C यहाँ पर गलत है, A और B सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखिए ये क्वेश्चन अब फिर से वही जो 2024 में क्वेश्चन बना, वहाँ पर देखिए टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन था, यहाँ पर टाइटनिंग ऑफ स्ट्रिंग आ गया ऑफ अ सितार। ठीक है, सितार या गिटार। डिक्रीज द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय इट, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। किसी सितार के तारों को कसने से उसकी जो ध्वनि का तारतम्य वो कम हो जाता है? नहीं, वो कम नहीं होता। हम तारों को क्यों कसते हैं? क्योंकि शुरू में आवाज़ बहुत बेकार होती है। उनको कसने से क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है उस पर फर्क आ जाता है। वो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पिच वहाँ पर बढ़ जाती है और आवाज़ अच्छी सुनाई देती है। तो टाइटनिंग करने से पिच घटती नहीं है, वो तो बढ़ती है। तो S1 तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, बिल्कुल तारों को कसने से क्या होगा, टेंशन वहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पिच जो है वो वहाँ पर हाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पिच होती है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पर निर्भर करती है। S2 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि S1 तो हमारा गलत है, लेकिन S2 हमारा यहाँ पर सही है। बाकी देखो दोनों सत्य तो नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर बाहर हो गए। तो तीसरा ऑप्शन ही मेरा आंसर यहाँ पर सही होगा। S1 तो असत्य है, लेकिन S2 क्या है, मेरा सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अभी तक नहीं बना है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिक कंसर्न अ सितारिस्ट ट्राई टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग। सितार समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या एडजस्ट करता है? वो वहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलाने की कोशिश करता है। तो याद रखेंगे, टेंशन वहाँ पर एडजस्ट होती है, मतलब वहाँ पर तारों को टाइट करा जाता है ताकि वहाँ पर पिच जो है वो हाई हो सके। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए, एम्पलीट्यूड के लिए, लाउडनेस के लिए नहीं, ऐसा वो क्यों करता है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द जो सितार है स्ट्रिंग विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वहाँ पर एडजस्ट बेसिकली क्या कर रहा है, जो और इंस्ट्रूमेंट वहाँ बज रहे हैं उनसे जो सितार है उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच कराने के लिए वो क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है वहाँ पर स्ट्रिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार डिपेंड ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसी वजह से सितारिस्ट क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा है जो सितार के स्ट्रिंग की है विद किससे? अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, ताकि वहाँ पर आवाज़ जो है बैलेंस हो जाए और बहुत अच्छी आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल याद रखना है, पहले भी ये बन चुका है। ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो भिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन होता है? तो वो होता है आपका गुणता, टिम्बर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप याद ही रख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट, और अभी तक ये बना नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ स्टूडेंट वांट टू चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड, फॉर दिस ही शुड इंक्रीज द। कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, इसके लिए उसमें किसमें वृद्धि करनी होगी? देखिए, वो लाउडनेस को बढ़ाना चाहता है, साउंड को लाउड करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या बदलना होगा, किस को बढ़ाना होगा? अगर लाउडनेस को बढ़ाना है तो उसे वहाँ पर एम्पलीट्यूड को बढ़ाना होगा, ध्वनि के आयाम को बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब भी लाउडनेस की बात होगी, लाउडनेस को हम किस में मेज़र करते हैं? डेसिबल में मेज़र करते हैं। पहली बात आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लाउडनेस को बढ़ाना है तो जिसके लिए उसको आयाम, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे साउंड में, इससे बाहर और कुछ नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आप देख जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के फिर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ भी आप देख जाते हैं तो इससे भी आपको बहुत एग्जाम में हेल्प होगी। उसके अलावा नोट्स वगैरह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर सब आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज करें और 120 रुपीज़ में आपको सारा कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।